बेटा लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अपना नया एक्ट जिसका नाम था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो हमने इस पॉइंट पर लाकर छोड़ा था। और ये देखिए, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको थैंक यू बोला था, याद है सबको? आइए तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आज इसे खत्म करते हैं। ज्यादा देर का नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस आपका चाहिए, ये खत्म हो जाएगा। डन, कुछ पेजेस ही बचे हैं। आइए, तो इसमें जो मेन 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 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा था वो बचा था हमारा किसका? डिसऑनर ऑफ चेक का। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट। पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूं, फिर रीड मार लेंगे, है ना? सुनना, अगर मैंने आपको कोई चेक दिया है, मैंने आपको क्या दिया है? कोई चेक दिया है, तो वो आप कहां लेके जाओगे मेरे दोस्त? बोलो। हाँ, अपने बैंक के पास। और आप जब अपने बैंक को दोगे तो वो मेरे बैंक के साथ टाई अप करेगा, है ना? और क्लियरिंग हाउस बीच में रहेगा, वो चेक करेगा कि इसके अकाउंट में पैसा है या नहीं है। जैसा कि हेडिंग बोल रही है इनसफिशियंसी ऑफ फंड, तो इससे आपको पता चल रहा है कि मेरे अकाउंट में तो बैलेंस कैसा है? निल है। या इनसफिशियंट है, मैंने चेक दिया है 9 लाख का और मेरे अकाउंट में पड़े 8,95,000, तो क्या आपका जो आपको मैंने चेक दिया है वो पेमेंट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड, आपका जो मैंने आपको चेक दिया है वो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस। वो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस, जिसको हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिसऑनर। क्या बोलते हैं? डिसऑनर। अगर चेक मेट हो जाता, यानी चेक को आप देते और आपके अकाउंट में पैसा हो जाता, तो हम ये बोलते कि हमारा चेक ऑनर्ड हो गया, हमारा चेक ऑनर्ड हो गया। लेकिन क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है और मैंने आपको चेक दिया था, तो इस वजह से आपका चेक क्या हो गया? डिसऑनर। सुनना, अब अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो आप बताओ, आपको पैसे की जरूरत होगी 9 लाख की? यार आपने बैंक में चेक दिया है, किस लिए दिया है? 9 लाख की आपको जरूरत होगी। और ऐसी बिल्कुल कठोर टाइम पे जब आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे टाइम पे जब आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तब आपका चेक हो गया बाउंस। कोई बैंक में कब डालने जाएगा? जब पैसे की जरूरत होगी। अगर आज जरूरत है आज डालेंगे, कल जरूरत है कल डालेंगे, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर डाल देना है। अब मेरी ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे जब मेरे को पैसा मिलना चाहिए था, तब मेरा चेक क्या हो गया? बाउंस। तो आपको मुझ पे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? गुस्सा आएगा। तो एक्ट ने बोला इस गुस्से के लिए हमने सजा बनाई है, और आपको सजा हो सकती है बेटा 2 साल तक की। क्या? आपको 2 साल तक जेल में जाना पड़ सकता है। आपको मतलब जिसने वो चेक दिया है, यानी कि अभी हमारे वाले एग्जाम्पल में मैंने चेक दिया है, तो आप मेरे को 2 साल के लिए जेल में भी भेज सकते हैं, और मेरे ऊपर इस चेक के दुगने तक का यानी ट्वाइस का क्या कर सकते हैं? फाइन भी लगा सकते हैं। समझ में आया? लेकिन क्या ये फाइन आप ऐसे ही लगा दोगे? जब चेक बाउंस हुआ उसके 30 दिनों के भीतर भीतर, उसके 30 दिनों के भीतर भीतर आप मेरे को नोटिस भेजोगे। आप मेरे को क्या भेजोगे? नोटिस भेजोगे कि भाई आपने जो चेक दिया था ना वो क्या हो गया? बाउंस हो गया, तो आप इसकी पेमेंट कर दो। समझ में आया? जब आपका नोटिस मेरे पास पहुंचेगा, लेट सपोज लास्ट डेट को आपने भेजा है, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर मेरे को पेमेंट कर देनी है। 15 दिन का मेरे को टाइम दिया गया कि मेरे को पेमेंट कर देनी है। और अगर मैंने 15 दिनों में भी पेमेंट नहीं करी तो आप मेरे पे केस फाइल कर सकते। समझ में आया? तो आप मेरे पे केस फाइल कर सकते हो, यानी चेक बाउंस होने के बाद भी मेरे को 45 दिन मिलेंगे अपनी पेमेंट को करने के लिए। अगर मैंने उस 45 दिन में भी पेमेंट नहीं करी, यानी कि मेरी इंटेंशन ही नहीं है पैसा देने की, है ना, मेरी इंटेंशन, और मैं माल आपसे ले चुका हूं, तो आप तो फंस गए। तो इसलिए लॉ ने बोला भैया हमने ये पेनल्टी दी है, फिर आप मेरे पे केस फाइल करोगे और जज साहब केस को सुनेंगे। जज साहब को ऐसा नजर आएगा कि हाँ सच में मैंने आपका पैसा मारा है, तो मेरे को जेल की सजा वो सुना दे, लेकिन नोटिस देना होगा। 45 नहीं 15, टोटल 45। आइए पढ़ते हैं। तो कह रहा है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर द इनसफिशियंसी ईटीसी फॉर द फंड इन द अकाउंट, दैट इज सेक्शन कौन सा है? 138। बिल्कुल याद कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डिसऑनर। पक्का पक्का इसकी पेनल्टी पूछी जा सकती है। आइएगा, कह रहा है वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय ए पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद ए बैंकर। मैंने कौन से बैंक का चेक दिया है? मैंने मान लो कौन से बैंक का चेक दिया है? एक्सिस का। और आपका अकाउंट किसमें है? पीएनबी में।
तो मैंने कौन सा चेक दे दिया, कौन सा, किसकी बात कर रहा है ये, एक्सिस की, यहाँ पे एक्सिस का दे दिया, ठीक है, ड्रॉन ऑन बैंकर। कह रहा है फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फॉर दैट अकाउंट, ठीक है, उस अकाउंट से पैसा दिया जाएगा। कह रहा है फॉर द डिस्चार्ज इन होल, या तो वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज करने के लिए दिया था मैंने, या किसी पार्ट पेमेंट को डिस्चार्ज करने के लिए दिया था, ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी, ए चेक गिवन एज द गिफ्ट, डोनेशन और द सिक्योरिटी और इन डिस्चार्ज ऑफ मेयर मोरल ऑब्लिगेशन और फॉर एन इलीगल कंसिडरेशन वुड बी आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द कंसिडरेशन। अभी ना मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं, ये बताऊंगा आपको, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं मेरे दोस्त, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। पॉइंट समझ में आया आपको? अभी इतना समझो जितना मैंने कहानी समझाई है आपको, ये हाईलाइट वाला पोर्शन अभी 1 मिनट में बताता हूं, ठीक है। तो कह रहा है इज रिटर्न बाय बैंक अनपेड, आपका जो चेक था वो अनपेड रिटर्न हो गया, यानी बैंक ने वापस भेज दिया कि भैया इसके तो अकाउंट में पैसा ही नहीं है। कह रहा है ईदर बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट, यानी चेक कितने का था, 9 लाख का, और पैसा कितना पड़ा है, आ रहा है 8.95, तो ये कम है, या दैट इज एक्सीड द अमाउंट arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank। क्या कह रहा है, या वो एक्सीड कर रहा है, ये दूसरी लाइन क्या बोल रही है, या एक्सीड कर रहा है वो उस अमाउंट से जो कि मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट में बोल दी है उससे ज्यादा। सुनो, मैंने ना बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि 8 लाख से ज्यादा का चेक क्लियर मत करना। मैंने क्या कर रखा है, अपने बैंक को बोल रखा है कि 8 लाख से ज्यादा का चेक क्लियर मत करना। तो मैंने क्या कर लिया, ये एक अरेंजमेंट कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया बैंक के साथ कि 8 लाख से ज्यादा का चेक बैंक मेरा क्लियर नहीं करेगा। और मैंने चेक कितने का पकड़ा दिया आपको, तो मैं ये वाला पॉइंट ये है, दैट इट एक्सीड द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद दैट बैंक। तो मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखी है कि इससे ज्यादा का अमाउंट पे मत करना, लेकिन मैंने आपको चेक उससे ज्यादा का दे दिया। तो कह रहा है सच पर्सन shall be deemed to have committed an offense and shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to कितना, 2 साल, और with fine which may extend to the twice of the amount of the check or both। अगर ऐसा लगेगा ये तो सबके साथ ही ऐसा करता है तो दोनों लगेंगे, डबल अमाउंट का फाइन और बोथ। समझ में आया? अब सुनना, कह रहा है unless the below given condition are complied with, कह रहा है when section 138 shall not apply। कब? कह रहा है जब तक ये 2 कंडीशन आप कंप्लाई नहीं कर दोगे तब तक आपका 138 नहीं लगेगा, यानी सजा तब तक आपको नहीं दी जाएगी। पहला क्या है, कह रहा है चेक प्रेजेंटेड विद इन द वैलिडिटी, चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, 3 महीने, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपने चेक प्रेजेंट कर दिया हो, and check has been presented to the bank within a period of 3 months from the date on which it is drawn or within the period of validity whichever is earlier। यानी 3 महीने ही वैलिडिटी पीरियड 3 महीने होता है, तो ये बोला कि 3 महीने या जितनी उसकी वैलिडिटी है उस पीरियड के अंदर आपने चेक अगर नहीं डाला, आपने चेक अपने पास ही रख रखा है, आप समझ रहे हो, मैंने आपको चेक दिया, चेक आपने अपने घर के ड्रॉअर में रख दिया और बाद में आप मेरे पास आ गए कि आपका चेक बाउंस हो गया, तो इसमें गलती किसकी, इसमें गलती किसकी, आपकी। तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए क्या, नहीं मिलनी चाहिए। और कह रहा है डिमांड फॉर द पेमेंट थ्रू द नोटिस द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक एज द केस मे बी मेक्स ए डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग ए नोटिस एंड राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ द चेक एज अनपेड। तो कह रहा है 30 दिन के अंदर अंदर क्या दे दो, नोटिस। बिना नोटिस दिए सजा नहीं सुनाई जाएगी, प्लस वेट करो कितने दिन का, 15 दिन का, वेट करो फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस 15 दिन का कि वो आपको पेमेंट दे देगा। देखो कह रहा है फेलियर टू ड्रॉअर टू मेक द पेमेंट, द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पेई as the case may be to the holder in due course or of the check within 15 days of the receipt of said notice। ठीक है,
तो 15 दिन का वेट करो 30 दिन के नोटिस देने के बाद, और कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डेट और द अदर लायबिलिटी मींस द लीगली इन्फोर्सेबल डेट और द अदर लायबिलिटी, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द कंप्लायंट कैन बी फाइल्ड, सॉरी कह रहा है कंप्लेंट कब फाइल करी जाएगी, इस 45 दिन के बाद, फाइल्ड आफ्टर द 45 डे ऑफ द डिसऑनर ऑफ द चेक दैट इज 30 डे ऑफ नोटिस, और 15 दिन ऑफ द, जब से नोटिस दिया तब से 15 दिन उसे टाइम दिया जाएगा कि पे कर दो। ठीक है, समझ में आया? तो नोटिस देने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए? चेक आपने वैलिडिटी पीरियड में डाला हो, नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपने नोटिस दिया हो। अरे 138 की सजा किसी को सुनने, किसी को दिलाने के लिए, या किसी को 138 के अंदर कवर होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला क्या? चेक वैलिडिटी पीरियड में डाला हो। दूसरा क्या? नोटिस दिया हो, जिस दिन चेक बाउंस हो गया उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको नोटिस दे देना है, और लास्ट 15 दिन का उसे टाइम देना है। नोटिस देने के 15 दिन के बाद तक वो क्या करेगा? वेट करेगा। तो मैक्सिमम कितने दिन बैठ रहे हैं? 30 नोटिस के और 15 उसकी पेमेंट के। तब तक भी वो पेमेंट नहीं कर रहा, फिर आप केस उस पर सूट फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 138। समझ में आया? अब आगे आ जाओ। अब मैंने ये मार्क करवाया था, मैंने ये बोला कि आप इन केसेस में सूट फाइल नहीं कर सकते। जो ये नीला नीला है ना, आप इस केस में सूट फाइल नहीं कर सकते। सुनना, जो आपका पैसा ड्यू है ना, वो कंसीडरेशन होना चाहिए। आपका जो पैसा ड्यू है वो कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन वो कब होगा? मान लो ए है और बी है, इसने इसको माल दिया गुड्स, और इसकी पेमेंट ड्यू है, इसकी पेमेंट ड्यू है, तो ये कंसीडरेशन माना जाएगा। ठीक है, अब ये देखना, ए ने बी को एक चेक दिया एज ए गिफ्ट, एज ए गिफ्ट, क्या ये कंसीडरेशन है? क्या इसमें कोई कंसीडरेशन है? और वो वाला चेक बाउंस हो गया, और वो वाला चेक बाउंस हो गया, तो यहां पे बी केस नहीं कर सकता। तो यहां पे बी केस फाइल नहीं कर सकता। समझ में आया? तो यानी जो अमाउंट ड्यू है वो कंसीडरेशन के रूप में अमाउंट ड्यू होनी चाहिए, वो कोई ऐसी अमाउंट नहीं होनी चाहिए जो कोई डेट या कोई कंसीडरेशन ना हो। समझ में आया? अगर कोई गिफ्ट है या कोई डोनेशन है, उसका अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है तो वो 138 के अंदर नहीं आएगा। समझ में आया? अब देखो, अब पढ़ के देखना ये वाला। देखो, कह रहा है ए चेक गिवन एज ए गिफ्ट, डोनेशन और एज ए सिक्योरिटी और इन डिस्चार्ज ऑफ मेयर मोरल ऑब्लिगेशन। आपने क्या कंसिडरेशन के रूप में दिया? नहीं, आपने चंदे के रूप में दे दिया। तो कह रहा है और फॉर एन इलीगल कंसिडरेशन, इलीगल कंसिडरेशन के लिए दिया है तब भी 138 नहीं मिलेगा। वुड बी आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ दिस सेक्शन। समझ में आया? मैंने वेपन्स लेने के लिए चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया, तो वो सामने वाला कहेगा कि भैया मैंने इसको वेपन्स बेचे हैं और इनका चेक बाउंस हो गया, तो उसके लिए भी आप केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये मार्क कर लेना, जो पेमेंट होनी चाहिए वो डिस्चार्ज करने के लिए होनी चाहिए, पूरा का पूरा डेट या कोई पार्ट किसी डेट का या लाइबिलिटी का, यानी लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में वो चेक दिया गया हो। वो चेक कैसे दिया गया हो बेटा? वो चेक कैसे दिया हो? किसी लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में। अगर आप लाइबल नहीं थे देने के, आपने तब दे दिया, तो आप 138 के प्रीव्यू में नहीं आओगे, तब आपको सजा नहीं मिलेगी। मैंने आपको गिफ्ट का चेक दिया, वो बाउंस हो गया, सजा मिलेगी। मैंने आपको डोनेशन का चेक दिया, बाउंस हो गया, सजा मिलेगी। मैं कहीं गया था, मैंने चंदे के रूप में चेक दे दिया, आपको सजा मिलेगी। मैंने आपको वेपन्स खरीदने के लिए चेक दे दिया, सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। दूसरी वाली सजा मिल जाएगी वेपन्स वाले में। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, तो ये 138 था। एक बार देख लो, ये एग्जाम्पल घर से पढ़ लेना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये देखना, पेनल्टी अकॉर्डिंग टू 138 ऑफ द एक्ट, डिसऑनर ऑफ द चेक एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, उसमें आप 2 साल के लिए अंदर जा सकते हो, और ट्वाइस ऑफ द अमाउंट और बोथ का आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। हो गया? अब सेकंड लास्ट टॉपिक, सुनना, रुक जाओ, 2-3 बातें हैं, ये देखना। मैंने क्या बोला कि अगर आप बिना लाइबिलिटी के चेक दे रहे हो, बिना लाइबिलिटी के चेक दे रहे हो, तो 138 नहीं लगेगा। लेकिन लॉ ये बोलता है कि अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करा तो हमेशा ये माना जाएगा कि जो होल्डर है ना चेक का, उसने ये चेक किस लिए लिया है? लाइबिलिटी के लिए लिया है।
अगर इट इज नॉट क्लियर बाय द ट्रांजैक्शन कि चेक लाइबिलिटी के रूप में दिया गया है, गिफ्ट के रूप में दिया गया है, डोनेशन के रूप में दिया गया है, या किसी क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में दिया गया है, तो इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द लॉ कि वो लाइबिलिटी के लिए दिया गया है। यानी कि हम ज्यादातर लोगों को 138 में लाना चाह रहे हैं। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ अब आपके ऊपर है कि आप ये प्रूफ करो कि ये गिफ्ट था। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 139 कुछ नहीं कह रहा, 139 बस ये कह रहा है कि जिस भी होल्डर को ये चेक मिला है उससे ये माना जाएगा कि उसको ये चेक किसी लाइबिलिटी के रूप में मिला है, किसी लाइबिलिटी के रूप में मिला है। आइएगा, कोई बात नहीं, पढ़ लो यार, आ जाओ। देखो देखो, कह रहा है व्हेन ए चेक इज डिसऑनर्ड it will be presumed unless contrary proof that the holder of the check received the check for the nature referred to in 138 for discharging in whole or part or any debt or other liability। समझ में आया? यानी कि गिफ्ट के रूप में नहीं मिला है ये प्रिज्यूम करा जाएगा, डोनेशन के रूप में नहीं मिला है ये प्रिज्यूम करा जाएगा, और किसी मॉरल वर्क के लिए दिया गया है ये एज्यूम करा जाएगा। क्या? तो वो लाइबिलिटी वाला माना जाएगा। हाँ, आगे देखो, कह रहा है प्रिजम्पशन प्रेस्क्राइब हियर इज ए रेप्यूटेबल, भाई ये मैंने अटका था, ये वीडियो अटकी थी। रेप्यूटेबल प्रिजम्पशन है एज द प्रोविजन क्लियरली प्रोवाइड दैट द पर्सन, सुनना ध्यान से, इशूइंग द चेक इज एट द लिबर्टी टू प्रूव द कंट्रेरी। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिजम्पशन इज ए प्लेस एंड एविडेंशियल बर्डन ऑन द एक्यूज। यानी अगर आप फंसे हो ना ऐसे केस में, तो भैया आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये गिफ्ट था। समझ में आया? आपको तो 138 के दायरे में हम लेके ही चलेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि आप प्रूफ करके चलो कि ये गिफ्ट है या ये डोनेशन है या ये मोरल वर्क के लिए था या ये किसी ऐसे वर्क के लिए था जो 138 में नहीं आता। समझ में आया? क्लियर है? आगे आइए, कह रहा है डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। अब सुनना, कह रहा है आप इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते कि आप ये बोल दो कि भैया मेरे को तो ये लगता था कि उस वक्त मेरे अकाउंट में 9 लाख आ जाएंगे, मैंने आज आपको चेक दे दिया 9 लाख का और पैसे मेरे पास है नहीं, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब आप चेक डालने जाओगे तब मेरे अकाउंट में कितने आ जाएंगे? 9 लाख आ जाएंगे। तो ये प्रिजम्पशन आपकी नहीं चलेगी, आप इस चीज को एज ए डिफेंस यूज नहीं कर सकते। देखो ये लिखा है, कह रहा है इट शैल नॉट बी ए डिफेंस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर 138 दैट ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव दैट व्हेन ही issued the check that the check may be dishonored on the presentment or the reason stated in that section। कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं था यार कि उस दिन पैसे खत्म हो जाएंगे या मेरे अकाउंट से 9 लाख चले जाए, मेरे अकाउंट में 9 लाख भी नहीं बचेंगे, ये तो मुझे उस पता ही नहीं था। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा आप प्ली नहीं ले सकते कि मैंने तो ये कभी दिमाग में भी नहीं सोचा था सर कि मेरा चेक भी डिसऑनर हो सकता है। अब हो गया भाई, अब डिसऑनर हो गया तो हम अब तेरे को नहीं छोड़ें। आ रहा है? क्लियर है? यहां तक, यहां तक क्लियर है? तो ये सारा था यहां तक बेटा 138, ये सेक्शन 138 था। प्लीज आप मार्क कर लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, डिसऑनर पूछा जाएगा। आइए अब पढ़ते हैं प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट के बारे में पढ़िए। प्रेजेंटमेंट का पहले मतलब समझिए, प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ देखो, प्रेजेंटमेंट ना 2 टाइम पे होता है, एक होता है एक्सेप्टेंस के टाइम पे और एक होता है पेमेंट के टाइम पे। तो जैसे मैं अगर बात करूं चेक की, देखना ध्यान से, चेक बताओ बिना प्रेजेंट करे क्लियर हो सकता है कभी? तो चेक तो दोनों टाइम पे प्रेजेंट करा जाता है ना? एक्सेप्टेंस के टाइम पे ड्रॉअर इसे वो करेगा, एक्सेप्ट करेगा ना, एक तरह से ड्रॉअर साइन कर रहा है, इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहा है पैसा देने का। और पेमेंट के टाइम पे भी आप प्रेजेंट करते हो, आपके बैंक के थ्रू मेरे बैंक के पास जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो प्रेजेंटमेंट का मतलब है ड्रॉअर या ड्रॉई, ड्रॉअर के सामने कब? जब वो एक्सेप्ट कर रहा है। ड्रॉई 3 लोग होते थे ना, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। तो ड्रॉअर एक्सेप्ट करता, वो बोलता था कि मैं, वो ड्रॉ करता था, लिखता था, ड्रॉई एक्सेप्ट करता था, पेमेंट भी ड्रॉई करता था। लायबिलिटी किसकी होती थी? ड्रॉई की। तो
अगर केस ऐसा होगा कि मैंने ये लिख दिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेमेंट पे आपको प्रेजेंट कराना पड़ेगा, तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज कहां पे लेके जाओगे? ड्रॉई के पास। अरे आप तो पे ही हो ना भाई, मैं ड्रॉअर हूं, मैंने लिख दिया कि बी आपको, मिस्टर बी आपको पैसे देंगे, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने आपको बिल पकड़ा दिया, आपने आगे एंडोर्स कर दिया, लेकिन उस पर यह लिखा है कि बिल की पेमेंट प्रेजेंटमेंट पे होगी, तो आपको वो बिल कहां लेके जाना पड़ेगा पेमेंट के लिए? ड्रॉई के पास, जो कौन है? बी, मिस्टर बी। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। प्रेजेंटमेंट का थोड़ा सा सीन समझे, क्या होता है सीन, क्या होता है प्रेजेंटमेंट का? या तो पेमेंट के टाइम पे प्रेजेंट कर लो अगर मैंने कंडीशन डाली है, या एक्सेप्टेंस के टाइम पे। अगर मैं दोनों के टाइम पे करना चाहता हूं तो दोनों के टाइम पे भी कर सकता हूं। आ रहा है या नहीं आ रहा? अब पढ़ लेते हैं, रीड मार लेते हैं, खत्म करते हैं, है ना। आइए, पहला पॉइंट क्या है? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। कह रहा है ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट मस्ट, कहां से है? मस्ट इफ नो टाइम और प्लेस इज स्पेसिफाइड देयर इन। सुनना, अगर कोई बिल क्या है? आफ्टर साइट है, कह रहा है इफ नो टाइम और प्लेस इज स्पेसिफाइड देयर इन फॉर द प्रेजेंटमेंट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई देयर ऑफ फॉर द एक्सेप्टेंस इफ ही कैन और आफ्टर रीजनेबल सर्च ही फाउंड बाय ए पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड द एक्सेप्टेंस एंड विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन एंड इन बिजनेस आवर ऑन ए बिजनेस डे। क्या बोला? पहले तो मैं ड्रॉअर हूं, मैं कौन हूं? ड्रॉअर हूं, तो मैंने बिल लिखा है और मैं क्या कर रहा हूं? बिल को एक्सेप्ट कराने के लिए कहां भेज रहा हूं? ड्रॉई के पास भेज रहा हूं। तो बस ये बात यही लिखी है कि आप एक्सेप्ट कराने के लिए ड्रॉई के पास भेज सकते हो। कहां पे भेजोगे? देखो ये लिखा, कह रहा है इफ नो टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड देयर इन, तो कहां पे भेजोगे? ड्रॉई के पास भेजोगे। टू बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई देयर ऑफ इफ ही कैन आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड। अगर वो मिल गया हमें, हमने रीजनेबल सर्च करा, मेरे को पता है ड्रॉई यहां रहता है, मैं वहां पे उसे प्रेजेंट करूंगा। किस चीज के लिए? अभी बिल को एक्सेप्ट करवा रहे हैं। बिल को क्या कराने के लिए? एक्सेप्ट कराने के लिए। बाय पर्सन, कौन पर्सन करा रहा है? एंटाइटल्ड टू डिमांड दी एक्सेप्टेंस। तो ड्रॉअर डिमांड कर सकता है एक्सेप्टेंस, तो ड्रॉअर एक्सेप्टेंस डिमांड कर रहा है। विद इन रीजनेबल टाइम मेरे को लेनी पड़ेगी एक्सेप्टेंस, एंड आफ्टर इट इज ड्रॉन लेनी पड़ेगी, बिजनेस आवर में लेनी पड़ेगी और बिजनेस डे में लेनी पड़ेगी। तो अरे मैंने सिखाया था ना, ड्रॉअर ड्रॉई से एक्सेप्टेंस लेता है और फिर पेई को पकड़ा देता है। तो ये वही एक्सेप्टेंस की बात चल रही है कि आपको कब लेनी पड़ेगी? बिजनेस आवर में, बिजनेस डे में, जहां पे वो रिजनेबली आपको मिल जाता है वहां पे जाके आप उसकी एक्सेप्टेंस ले सकते हो। तो ये माना जाता है कि अगर कोई भी जगह स्पेसिफाई नहीं है तो वो अपने ऑफिशियल एड्रेस पे मिल जाएगा जहां उसका ऑफिस है। और अगर ऑफिस भी नहीं मिल रहा तो उसके घर पहुंच जाएंगे, और घर भी नहीं मिल रहा तो जहां पे मिलेगा वहीं पे एक्सेप्टेंस ले लेंगे। अभी आगे आएगा ये सब, समझ में आ गया आपको? देखो अब कह रहा है इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी देयर टू इज लाइबल देयर ऑन टू द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट if the drawee cannot after reasonable search is found the bill is dishonor। सुनना, इधर देख लो मेरे दोस्त, अगर हमने पूरा जोर लगा लिया अपना और हमें ड्रॉई मिल ही नहीं रहा, ड्रॉई क्या हो गया? ड्रॉई कैन नॉट बी रीजनेबल सर्च फाउंड नहीं हो पा रहा, तो बिल बेटा शुरू में ही डिसऑनर हो गया, बनने से पहले ही। तो बिल क्या हो गया? बनने से पहले ही डिसऑनर मान लिया जाएगा और वो किसी को भी लाइबल नहीं ठहरा है। समझ में आया? कह रहा है इफ द बिल इज डायरेक्टेड टू द ड्रॉई एट ए पार्टिकुलर प्लेस इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस एंड इफ द ड्यू डेट ऑफ द प्रेजेंटमेंट ही कैन नॉट, कह रहा है इफ एट द ड्यू डेट ऑफ द प्रेजेंटमेंट ही कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड देयर देन द बिल इज डिसऑनर। कह रहा है उसने बोला था कि भाई इस जगह आ जाना, मैं आपको मिल जाऊंगा, और मैं उस दिन क्या कर दूंगा? एक्सेप्ट कर दूंगा। आप उस जगह गए, ड्रॉई नहीं मिला, फिर दूसरे सिनारियो में भी क्या हो जाएगा? बिल क्या? एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा ना। क्या? गुड्स कहां ले लिए? अभी ड्रॉअर मैंने आपसे कोई माल खरीदा था, मेरे को आपको पेमेंट करनी है, अब मैं बिल लिखवाने के लिए, एक्सेप्ट कराने के लिए बार बार ड्रॉई के पीछे पीछे भाग रहा हूं, ड्रॉई मुझे नहीं मिल रहा, तो बिल मेरा बन ही नहीं पा रहा, डिसऑनर हो जा रहा है, एक्सेप्टेंस पे ही डिसऑनर हो जा रहा है। गुड्स तो चले गए, पेमेंट मेरे पे खड़ी हो गई, अब वो मैं कैसे दूंगा वो मेरे को देखना है। मैं फिर चेक दूंगा या पेमेंट करूंगा, आपकी कैश में दूंगा पैसा या अकाउंट से ट्रांसफर करूंगा। समझ में आ रहा है? अभी बिल बन रहा है, एक्सेप्टेंस पे ही अगर शुरू में ही एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो बिल डिसऑनर। आया? आया?
आइए, कह रहा है वेयर ऑथराइज बाय एजेंट और यूजेस ए प्रेजेंटमेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बाय मींस ऑफ ए रजिस्टर्ड लेटर इज सफिशिएंट। क्या बोल रहा है कि अगर ये ऑथराइज करा गया है कि एग्रीमेंट से, यूजेस से, कि प्रेजेंटमेंट आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी कर सकते हो, तो एक रजिस्टर्ड लेटर से आप प्रेजेंटमेंट कर सकते हो। समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ, तो ये आफ्टर साइट था, यानी बिल कैसे बनेगा? जब एक्सेप्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अब प्रेजेंटमेंट ऐसे ही है, अब सारा प्रेजेंटमेंट 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 और खत्म। देख लो, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, देखना कह रहा है ए प्रोमिसरी नोट पेबल एट ए सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट। कब पेबल है ये? आफ्टर साइट का मतलब बंदे के पास जाके, बंदे के पास जाके आपको लेना पड़ेगा पैसा। मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयर ऑफ फॉर साइट इफ ही कैन आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड बाय ए पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर इट मेड एंड बिजनेस आवर और द बिजनेस डे। तो कह रहा है हम वहां पे प्रेजेंट करेंगे बिल को ले जाके, प्रोमिसरी नोट को, जहां पे वो जनरली फाउंड हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी देयर टू बी लाइबल देयर ऑन फॉर द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट। ठीक है, अगर प्रेजेंटमेंट नहीं हो पाया तो कोई भी, किसी को भी वो लाइबल नहीं ठहरा पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा, वो गेम ही सेट नहीं हो पाएगा। समझ में आया? आगे आइए, ड्रॉ इज टाइम फॉर डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब आपको ड्रॉई मिल गया, इस बार क्या हुआ, आपको ड्रॉई मिल गया, आपने ड्रॉई को बिल दे दिया, तो क्या ये कहा गया लॉ के अंदर कि 48 घंटे उसको देना सोचने के लिए कि एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। देखो, कह रहा है द होल्डर मस्ट इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉई of a bill of exchange presented to him for the acceptance allow drawee 48 hours exclusive of the public holiday to consider whether he will accept it or not। समझ में आया? तो होल्डर, अरे कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने आपको आगे भेज दिया, मैंने बोला बाद में एक्सेप्टेंस ले लेना, ड्रॉई मिल जाएगा, उससे जाके साइन करा लेना। तो मैंने आपको दे दिया, आपने आगे दे दिया, जिसके हाथ में वो कौन? होल्डर। जिसके हाथ में वो बिल कौन है? होल्डर। बिना साइन कराए ड्रॉई पैसे दे देगा? तो पहले एक्सेप्ट करेगा फिर पेमेंट करेगा। अब एक्सेप्टेंस करने के लिए अपन ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, मिल गया तो 48 आवर देने हैं। गेम समझ में आया? ऐसा ऐसा गेम चल रहा है यहाँ पे। आगे देखिएगा, प्रेजेंटमेंट, ये था प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, यहां तक बेटा मार्क कर लेना, यहां तक था प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। दो चीजें हैं यहां पे, वरना आपका दिमाग चलेगा नहीं जब पढ़ोगे। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस है। अब यहां पे देखना, अगला सेक्शन 64 बात करता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अब एक्सेप्ट हो चुका है, अब किसकी बात चल रही है? यानी कि बिल में क्या लिखा था? बिल में क्या लिखा था मेरे दोस्त? बिल में क्या लिखा था? जल्दी बोलेंगे। बिल में क्या लिखा था? कि बिल प्रेजेंट करोगे पेमेंट के लिए। आइएगा, कह रहा है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टू द मेकर, एक्सेप्टर, ड्रॉई देयर ऑफ रेस्पेक्टिवली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। ऊपर बुला लो, 10 मिनट लगेंगे, ऊपर बुला लो बेटा। यहां तक बात थी, यहां तक बात थी किसकी? एक्सेप्टेंस की। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट की। देखना, कह रहा है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द मेकर, एक्सेप्टर और ड्रॉई देयर ऑफ रिस्पेक्टिवली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर एज एंड हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो कह रहा है बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि अगर आपको पैसा लेना है तो आपको चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा। बैंक, जो बैंकर होता है, बैंकर क्या करता है? चेक को प्रेजेंट करता है दूसरे बैंकर के पास, फिर वो उसे चेक करके फिर पेमेंट देता है। तो कह रहा है ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट द अदर पार्टी देयर टू आर नॉट लाइबल देयर ऑन टू सच होल्डर। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया किस चीज का?
प्रेजेंटमेंट का। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया किस चीज का, प्रेजेंटमेंट का, मैंने आपको चेक दिया, आपने बैंक में नहीं डाला, मेरे बैंकर के पास ही नहीं पहुंचा, तो मैं लाइबल होऊंगा क्या? तो कह रहा है द अदर पार्टी देयर टू आर नॉट लाइबल देयर ऑन टू सच होल्डर। समझ में आया? तो आप सच होल्डर हो गए और मैं वो अदर पार्टी हो गया। कह रहा है वेयर ऑथराइज बाय द एग्रीमेंट और यूजेस ए प्रेजेंटमेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बाय द मींस ऑफ ए रजिस्टर्ड लेटर इज सफिशिएंट। ठीक है, ऐसा पुराना चलता था, पुराने टाइम में चलता था, पोस्ट ऑफिस से भी प्रेजेंटमेंट हो जाती थी, तो पोस्ट ऑफिस बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी आप प्रेजेंटमेंट कर सकते हो। अब एक्सेप्शन देख लो, एक्सेप्शन देख लो। पहले क्या बोला कि प्रेजेंट करना, पहले क्या बोला ऊपर कि प्रेजेंट करना जरूरी है, बाय डिफॉल्ट आपको प्रेजेंट करना है। अगर आप प्रेजेंट नहीं करोगे तो सामने वाली पार्टी को डिफॉल्ट वाली पार्टी नहीं माना जाएगा। अब कह रहा है एक्सेप्शन, कह रहा है वेयर ए प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड एंड इज नॉट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर देयर ऑफ। क्या बोला, क्या बोला? कह रहा है अगर कोई प्रोमिसरी नोट पेबल है डिमांड के ऊपर एंड इज नॉट पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, उसे पेबल नहीं बनाया कैसे, एक स्पेसिफाइड प्लेस के ऊपर, कॉमा नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर देयर ऑफ, और हमने उसे प्रेजेंटमेंट के लिए भी जरूरी नहीं बनाया, हमने बोला बस ले जा पे हो जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। देखना, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 6 वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, जैसे कि कह रहा है कुछ आप ना ये लिख भी सकते हो, जैसे प्रोमिसरी नोट पे आप ये लिख सकते हो कि भैया मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूं ये पे करने का, और ये तेरे को दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख के दे दिया, यानी पेमेंट पे प्रेजेंटमेंट मैं आपसे नहीं मांग रहा, पेमेंट पे प्रेजेंटमेंट मैं आपसे नहीं मांग रहा, तो उस केस में आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नॉटविथस्टैंडिंग है, कह रहा है लेकिन जब चेक क्लियर होता है तो ट्रंकेटेड चेक सामने वाला बैंकर मांग सकता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि भैया कोई फोर्जरी या आपने फोर्स साइन करे हैं, आपके सिग्नेचर वगैरह मैच नहीं हो रहे हैं। तो समझ में आया? देखो, कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 6 where an electronic image of a truncated check is presented for payment, the drawee bank is entitled to demand any further information regarding the truncated check from the bank holding the truncated check in the case of reasonable suspicion about the genuineness of the apparent tenor of the instrument, and if the suspicion is that of any fraud, forgery, tampering, destruction of the instrument, it is entitled to further demand of the presentment of truncated check itself for verification। तो ऐसे केसेस में फिर वो मांग सकता है, यानी ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। समझ में आया? आया? अरे इन्होंने पहले ऊपर बोल दिया कि प्रेजेंटमेंट जरूरी है पेमेंट के लिए, फिर उसकी एक्सेप्शन दी कि अगर प्रोमिसरी नोट में ये कह दिया कि पेबल इन डिमांड है और प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है, तो बिना प्रेजेंटमेंट के भी वो पे हो सकता है। फिर एक्सेप्शन की एक्सेप्शन दी कि भैया चेक के केस में अगर बैंकर को ये लगता है कि जो चेक आपने दिया है वो फोर्ज है, साइन ठीक से नहीं है या उसमें कुछ दिक्कत है, तो वो उस केस में आपसे दोबारा से चेक फिजिकल फॉर्म में मंगा सकता है। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट ट्रंकेटेड चेक सो डिमांडेड बाय द ड्रॉई बैंक शैल बी रिटेन्ड बाय इट इफ द पेमेंट इज डन अकॉर्डिंगली। तो अगर पेमेंट आपने उस ट्रंकेटेड चेक के थ्रू कर दिया तो वो आपको रिटेन करके रखना पड़ेगा कि ये चेक मैंने मंगाया था और इस चेक को देख के मैंने आपको पेमेंट कर दिया। भैया आवर्स क्या होंगे प्रेजेंटमेंट के? तो कुछ नहीं, यूजुअल आवर होंगे, जो बिजनेस के यूजुअल बिजनेस आवर होते हैं, आप तब प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आप बैंक रात को 3 बजे जा सकते हैं चेक प्रेजेंट करने के लिए? लेकिन आपको पता है कभी कभी क्लोजिंग में बैंक रात तक भी खुलता है, 12-12 बजे तक भी बैंक के एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिजनेस आवर्स नहीं है, इसलिए आप बिजनेस आवर में प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ओ सॉरी, बिना बिजनेस आवर में प्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर प्रेजेंट करना है तो आप कब करोगे? खत्म हो गया। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट। कह रहा है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट क्या है पेबल है आफ्टर डेट और साइट, तो उस डेट के बाद ही करोगे। तो कह रहा है प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल एट स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और साइट देयर ऑफ मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट एट मैच्योरिटी। तो वो मैच्योरिटी पे ही आप प्रेजेंट करोगे। अगला देख लो, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट। सुनना ध्यान से, अब अगर कोई प्रोमिसरी नोट पेबल है कैसे? इंस्टॉलमेंट में, तो आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा बार बार इंस्टॉलमेंट में, और
जिस दिन आप प्रेजेंट करोगे उस दिन से 3 दिन का आपको ग्रेस पीरियड भी मिलेगा। देखो कह रहे प्रोमिसरी नोट पेबल बाय द इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डेट फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, उसके तीसरे दिन। यानी अगर मैंने डेट 10 तारीख लिखी है तो 13 तारीख को आप प्रेजेंट कर देना पेमेंट के लिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है एंड नॉन पेमेंट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट हैज द सेम इफेक्ट एज द नॉन पेमेंट ऑफ द नोट एट द मैच्योरिटी। अगर मैं उस 13 तारीख को या उस तीसरे दिन अगर पेमेंट नहीं कर रहा हूं तो उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि मैं पूरा का पूरा नोट पे नहीं कर रहा हूं, यानी कि पूरा का पूरा प्रोमिसरी नोट मेट आउट नहीं कर रहा हूं। आगे आइए, कह रहा है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एज वेयर। अगर मैंने बोला प्रेजेंटमेंट आपकी रांची में होगी तो आपको अपना बिल पेमेंट के लिए कहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा दोस्त? रांची में। खत्म हो गया, पढ़ लोगे? पढ़ लोगे? आगे आ जाओ, इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस सेम है वो भी। कह रहा है प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज मेड ड्रॉन एक्सेप्टेड पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर और द ड्रॉअर देयर ऑफ बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस। यानी आपको ये ड्रॉअर को मेकर को लाइबल बनाने के लिए आपको उस प्लेस पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा? बकवास है लेकिन आना चाहिए आपको, है ना। प्रेजेंटमेंट है तो इंपॉर्टेंट लेकिन अब उतना थ्योरेटिकल ज्यादा है, मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, कह रहा है प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड। अगर कोई भी प्लेस स्पेसिफाई नहीं करा तो कहां पे बोला था मैंने? तो जहां पे उसका ऑफिस है प्लेस ऑफ बिजनेस, और अगर प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं मिल रहा तो यूजुअल रेजिडेंस, और अगर वो भी नहीं मिल रहा तो अभी आगे देखना। हाँ, अगर वो भी नहीं मिल रहा तो जहां वो मिल जाएगा ना वहीं प्रेजेंट कर देंगे। देखना, कह रहा है प्रेजेंटमेंट व्हेन द मेकर, देखो ध्यान से, प्रेजेंटमेंट व्हेन द मेकर ईटीसी हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस। हमें नहीं पता कहां उसका धंधे का बिजनेस का प्लेस है और कहां उसका घर है, हमें नहीं पता। तो कहां पे प्रेजेंट करेंगे? देखना, इफ द मेकर ड्रॉई एक्सेप्टर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और द फिक्स रेजिडेंस and no place is specified in the instrument for the presentment of the place or presentment for the acceptance and the payment must be presentment may be made to him in person wherever he can be found। कहां पे प्रेजेंट कर देंगे? जहां पे वो मिल जाएगा। अगर वो कहीं पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हुआ पाया गया, हम उसे वहीं पकड़ लेंगे और वहीं पे प्रेजेंट कर देंगे, बिल बोलेंगे पैसे दे। गेम समझ में आया? अगर हमें ये पता है कि मेकर का हमें प्लेस नहीं पता बिजनेस का, ना रेजिडेंस का पता, और प्रेजेंटमेंट करना जरूरी है, तो प्रेजेंटमेंट हम कहां पे करेंगे? जहां पे वो हमें मिल जाएगा। समझ में आया? आगे आइए, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है बताना? हाँ देखो, कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 84 ए चेक मस्ट बी इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉअर बी presented at the bank upon which he is drawn, upon which it is drawn। तो बताना, हमारा वाला चेक जब मैंने चेक पढ़ाया था किस पे ड्रॉ हुआ था? एक्सिस बैंक। और सामने वाला कौन थे आप? पीएनबी बैंक। तो आप कहां डालोगे चेक? आप अपना जो मैंने आपको चेक दिया है एक्सिस बैंक का, आप तो पीएनबी में डालोगे, लेकिन पीएनबी यहां पे आएगा मेरे पास क्लियरिंग हाउस के थ्रू। ठीक है, तो कह रहा है बिफोर द रिलेशन बिटवीन द ड्रॉअर एंड हिज बैंकर हैज बीन अल्टर्ड टू द प्रेजुडिशियल टू द ड्रॉअर। देखना ध्यान से, कह रहा है लेकिन ये चेक तब तक डाल देना जब तक ड्रॉअर का और उस बैंकर का रिलेशन बना रहे। मान लो मैंने इसमें से अकाउंट ही कैंसिल करा दिया अपना और आपने चेक तब डाला, तो क्या आपका चेक क्लियर हो जाएगा? आप बताओ, क्या आपका चेक क्लियर हो जाएगा? मैंने यहां से अपना आपको चेक दे दिया और यहां से अकाउंट ही कैंसिल करा लिया अपना, नहीं, चेक क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा, पक्का ना? तो वही देखो यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है बिफोर द रिलेशन बिटवीन द ड्रॉअर, ड्रॉअर कौन? मैं, एंड हिज बैंकर कौन? एक्सिस बैंक, हैज बीन अल्टर्ड टू द प्रेजुडिशियल टू द ड्रॉअर। जब तक हमारा रिलेशन खत्म नहीं हो जाएगा या अल्टर्ड नहीं हो जाएगा, तब उससे पहले आपको चेक मेरे वाले बैंकर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। कह रहा है प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन। अगर किसी और पर्सन को चार्ज करना है तो कह रहा है ए चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉअर बी प्रेजेंटेड विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर द डिलीवरी देयर ऑफ बाय सच पर्सन। ठीक है,
तो अगर और किसी पर्सन को चार्ज करना है तो उस पर्सन को आप प्रेजेंट कर दोगे वो वाला चेक। समझ में आया? समझ में आया? या मेरा अकाउंट ट्रांसफर हो गया या एंडोर्स कर दिया गया आगे, समझ में आ रहा है, तो आपको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा उस अदर पर्सन के सामने, आपको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। कह रहा है प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो पेबल ऑन डिमांड होते हैं, डिमांड मतलब कभी भी कभी भी कभी भी, पेबल ऑन डिमांड मतलब जिसमें कोई डेट स्पेसिफाई नहीं होती, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं? कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव्ड बाय द होल्डर। ये नहीं कि आप 3 साल बाद आ रहे हो, समझ आ रहा है आपको? डेट जब तक टाइम बार्ड ही हो गया, इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी खत्म हो गई, तो आपको रीजनेबल टाइम में वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि वहां पे कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं जिंदगी भर इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे रहना और बोलना मैं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद डालूंगा आपके पास आऊंगा पैसे लेने। तो कह रहे हैं रीजनेबल टाइम में आ जाना, 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक की वैलिडिटी 3 महीने है तो 3 महीने मान के आप 3 महीने के अंदर अंदर आ जाना। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, आगे आइए। कह रहा है प्रेजेंटमेंट बाय और टू एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज और द असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट। सुनना, अगर जैसे अंबानी जी के बिहाफ पे कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है तो आप सीधा अंबानी जी के पास पहुंचोगे क्या, या अंबानी जी ने उसको कैश कराने के लिए कोई एजेंट रखा होगा? तो आप, जरूरी नहीं है कि ड्रॉई के पास ही पहुंचो डायरेक्ट, आप उसके एजेंट से भी उसे कैश करा सकते हो, या आप उसके, अगर वो मर गया है जिसने लिखा था या जो पैसे देने वाला था उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, दैट इज ड्रॉई, ड्रॉई अगर जा चुका है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव के पास आप उसे रिप्रेजेंट करा सकते हो। और अगर वो, सुनना, इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसका जो असाइनी होगा उसके पास आप जाके इसको प्रेजेंट कर सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? पेमेंट के लिए आपको बिल प्रेजेंट करना है तो अंबानी जी के पास ना जाके हम कहाँ चले जाएंगे? उनके एजेंट के पास, क्योंकि उन्होंने एजेंट हायर करा हुआ है इस काम के लिए। और अगर वो जा चुके हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उस केस में रिप्रेजेंटेटिव, और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो उनका जो ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होगा हम उसके पास जा सकते हैं। पढ़ लेना खुद से, आगे आ जाओ। क्या आप ये एक्सक्यूज दे सकते हो? एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट। कह रहा है अगर, सुनना, अगर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल हो गई, भैया लॉकडाउन लग गया, अगर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल हो गई, लॉकडाउन लग गया या बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो वो एक सफिशिएंट कॉज माना जाएगा और आपको एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा। समझ में आया? पढ़ के देख लो, समझ में आया? क्लियर है? आगे आ जाओ। कह रहा है अब ये केसेस हैं जहां पे प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है। देखो 76 बात करता है, 76 बात करता है, कह रहा है व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, यानी जहां पे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको पैसा बिना प्रेजेंट करे ही मिल जाएगा। देखो कह रहा है नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी and the instrument is dishonor at the due date for the presentment in the following cases। क्या लिखा? क्या लिखा? कह रहा है कोई प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, देखना, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी पहला, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट ऑफ फॉर प्रेजेंटमेंट इन एनी फॉलोइंग केसेस। देखना, कह रहा है अगर मेकर, ड्रॉई, एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या करा? जो देखना मेकर था, ड्रॉई था या एक्सेप्टर था, वो जानबूझकर आपको प्रिवेंट कर रहा है, वो जानबूझकर आपको क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है कि आप प्रेजेंट ना कर पाओ, आप जहां भी जाते हो वो मिलता नहीं है, जानबूझकर भाग रहा है, तो उस केस में प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं होगा और आपका बिल बिना प्रेजेंट करे भी क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। समझ में आया? पहला समझ में आया क्या? दूसरा देखना, इफ द प्रेजेंटमेंट बीइंग पेबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस और ही क्लोज सच प्लेस ऑफ बिजनेस डे ऑन ए बिजनेस डे ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर। सुनना, इंस्ट्रूमेंट में ये लिख दिया कि कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए? मेरे बिजनेस एड्रेस पे, और जानबूझकर बिजनेस आवर में अपना बिजनेस बंद करता हूं,
जानबूझकर बिजनेस आवर में मैं अपना जो बिजनेस है उसका जो गेट है वो बंद रखता हूं, ऑफिस बंद रखता हूं, तो आप प्रेजेंट कर पाओगे? तो बिल सुन लो, तो बिल बिना प्रेजेंटमेंट के ही डिसऑनर हो जाएगा। समझ में आया? आपने प्रेजेंट नहीं करा, क्यों नहीं कर पाए? मैं ही नहीं करने दे रहा। मैंने बोला मेरे ऑफिस आ जाना, वहां पे प्रेजेंट करके पेमेंट ले लेना, मैंने ऑफिस ही नहीं खोला। तो बिना प्रेजेंटमेंट के ही आपका बिल क्या हो जा रहा है? डिसऑनर। तो यहां पे प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है और बिना प्रेजेंटमेंट के ही आपका बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर। देखो, हाँ बैंक की गलती हुई, अगर बैंक बंद करके बैठा है अपने आप को तो। चेक के केस में बैंक की गलती हुई, जनरली ऐसा नहीं होता। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजनरी नोट के केस में ऐसा हो सकता है। आइए, कह रहा है इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस। क्या बोला? मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट कहां पे पेबल है? रांची के में। रांची में बोल दिया, सम स्पेसिफाइड प्लेस मैंने बता दिया रांची में। कह रहा है नाइदर ही और नॉर एनी ऑथराइज्ड पर्सन टू पे इट अटेंड एट सच प्लेस ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर। आप पहुंच गए पेमेंट लेने, हमारे यहां से कोई पहुंचा ही नहीं। मैंने आपको एक झूठा एड्रेस दे दिया था कि रांची में आ जाना, वहां पे पेमेंट मिल जाएगी। समझ में आया? कह रहा है इफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड। मैंने बोला किसी अदर प्लेस पे आ जाना और आप सर्च कर रहे हो, आपको मेकर ड्रॉअर या ड्रॉई मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में भी बिना प्रेजेंटमेंट के आपका बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? देखना आप दोबारा से। अब ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट में ये 5 पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट थे। अब बी सी डी पढ़ना है, ठीक? बी पढ़िएगा। कह रहा है एज अगेंस्ट एनी पार्टी sought to be charged therewith if he has engaged to pay notwithstanding non-presentment। क्या बोला? हाँ, कह रहा है एज अगेंस्ट एनी पार्टी sought to be charged therewith, उस पार्टी के अगेंस्ट जिसको हमने बोला है कि इसको हम चार्ज करेंगे। कह रहा है इफ ही हैज एंगेज टू पे नॉट विद स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, अगर वो एंगेज है पेमेंट के लिए बिना प्रेजेंटमेंट में भी। सुन लो, पॉइंट क्या चल रहा है कि बिना प्रेजेंटमेंट, यानी प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है और बिना प्रेजेंटमेंट के भी आपका जो बिल है वो क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है कि जो पर्सन चार्ज था ना उसके साथ, यानी जिसको पैसे देने थे, उसने बोल दिया मैं पैसा दे दूंगा बिना प्रेजेंटमेंट के। उसने बोल दिया मैं पैसा दे दूंगा बिना प्रेजेंटमेंट के, लेकिन दे नहीं रहा। तो प्रेजेंटमेंट वहां पे नेसेसरी नहीं है और वहां पे बिना प्रेजेंटमेंट के भी आपका जो बिल है क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। समझ में आया? अगला पढ़ो। कह रहा है एज अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर मैच्योरिटी with the knowledge that the instrument has not been presented। क्या बोल रहा है? as against any party, कोई ऐसी पार्टी है, if after maturity, maturity के बाद भी, with the knowledge, उसे ये knowledge है that the instrument has not been presented, he makes a part payment on account of the amount due on the instrument। सुनना, उसे पता है इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, उसे पैसे देने थे 5 लाख, उसने उसमें से 1 लाख दे दिए, यानी उसने ये इंटेंशन शो कर दी कि बिना प्रेजेंटमेंट के मैं पेमेंट दे रहा हूं। और देखो, और प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ड्यू देयर ऑन इन होल और इन पार्ट, और बाकी का उसने या तो प्रॉमिस कर दिया, उसने ये प्रॉमिस कर दिया बिना प्रेजेंटमेंट के मैं पैसा दे दूंगा। और कह रहा है और अदरवाइज वेव हिज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिफॉल्ट इन द प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट। कह रहा है भैया आपको मैंने वेव कर दिया उस राइट से कि मैंने ये बोल दिया कि मेरे वाले बिल को ना प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, एक फोन मारना मैं पेमेंट दे दूंगा, तो वहां पे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है या नहीं आ रहा? और अगर वो वहां पे तब भी पेमेंट नहीं कर रहा होगा तो उस केस में भी बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। ऑनर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई कंसर्न ही रेज नहीं होगा। तो ये सर्कमस्टांसेस है जहां पे आपको बिल को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। डी पॉइंट, एज अगेंस्ट द ड्रॉअर इफ द ड्रॉअर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम द वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट। ठीक है, ड्रॉअर के अगेंस्ट भी हो सकता है जो कह रहा है कि भैया अगर आप प्रेजेंट नहीं करोगे तो मैं कोई डैमेज वैमेज आपसे चार्ज नहीं करूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया? पक्का?
अब बैंकर के लिए ये लिखा है, आप बैंकर की बात कर रहे थे ना, बैंकर के लिए देखो अलग से लिखा है, कह रहा है अगर लाइबिलिटी ऑफ द बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद द बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगर आपने बिल प्रेजेंट कर दिया यानी कि चेक प्रेजेंट कर दिया पेमेंट के लिए और बैंकर जानबूझकर उसे क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, बैंकर क्या कर रहा है, जानबूझकर उसे डिले कर रहा है या क्लियर नहीं कर रहा है, तो वहां पे जो भी लॉस आपको उस वजह से होगा वो बैंकर को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। समझ में आया? देखो कह रहा है व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड पेबल एट स्पेसिफाइड बैंक has been duly presented there for the payment and dishonored, if the banker so negligently and improperly keeps and deal with or deliver back such bill as to cause the loss to the holder, he must compensate the holder for such loss. तो अगर आपने जानबूझकर टाइम लगा दिया इंस्ट्रूमेंट देने में, तो जो भी लॉस हमारे होल्डर को होगा वो बैंकर को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। समझ में आया? अब लास्ट प्रोविजन है इसका 117, जो बात करता है मेरे दोस्त किसकी, देखना, रूल ऑफ कंपनसेशन की। रूल ऑफ कंपनसेशन देखिएगा, रूल ऑफ कंपनसेशन वही है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे मैंने आपको चेक दिया, मैंने क्या दिया आपको, चेक, और आप गए बैंक और मेरी शक्ल देख के आपको पता लग रहा है कि वो बाउंस होगा या क्लियर होगा, क्या होगा बताओ, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने में आपके कुछ चार्जेस भी लगे होंगे, और हो सकता है कि बैंक मेरा दूर हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं दूर जाना पड़े, उसे मेट आउट, मैंने बोला कि वो प्रेजेंट होगा रांची में, तो आपको रांची जाना पड़े, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है चेक की जगह, तो आपके खर्चे वर्चे भी होंगे, कुछ नोटिंग चार्जेस आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो मेरे को वो जो पैसा मेरे को देना है वो तो देना ही है, उसके साथ साथ मेरे को कंपनसेशन भी आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका खर्चा इन चीजों में होगा। समझ में आया दोस्त? देख लो, कह रहा है द कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बाय एनी पार्टी लाइबल टू द होल्डर और एनी एंडोर्सी शैल बी डिटरमाइन बाय द फॉलोइंग रूल। कंपनसेशन कैसे निकलेगा, इन रूल से निकलेगा, ए बी सी डी, छोड़ो ए बी सी डी ई तक आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनसेशन आपको कैसे देना है अगर आपका कोई भी चेक डिसऑनर होता है। तो देखना, पहला कह रहा है द होल्डर इज एंटाइटल टू द अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर विद द एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड इन प्रेजेंटिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया? दूसरा पढ़िए, व्हेन, कह रहा है व्हेन पर्सन चार्ज reside at a place different from that at which the instrument was payable, the holder is entitled to receive such sum at the current rate of exchange between two places. समझ में आ गया? तो वो भी जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो चार्ज कर लेगा। और देखना अगर डिले हो रहा है, कह रहा है एन एंडोसर हु बीइंग लाइबल एज पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द सेम इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट सो पेड विद द इंटरेस्ट, कितना, 18% पर एनम फ्रॉम द डेट of payment until tender or realization thereof together with all the expenses caused by the dishonor and the payment. क्या बोला है, क्या बोला है बताओ? कह रहा है अगर मैं कौन हूं, एंडोसर हूं, कह रहा है एक एंडोसर who being liable has paid the amount due on the same is entitled to the amount so paid with interest 18% per annum from the date of the payment till the tender and the realization thereof together with all the expenses caused by the dishonor and the payment. सुनना ध्यान से, एक बिल था, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी चला गया बैंक में और यहां पे क्या हो गया, ये डिसऑनर हो गया, लेकिन यहां पे बीच में इसने पेमेंट कर दी, इसने क्या करा, बी ने पेमेंट कर दी, तो बी जब इससे लेगा ना, सुनो, अगर डिसऑनर होगा तो ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, लेकिन बी ने पेमेंट करके आगे वालों को शांत कर दिया, अरे सी के पास पेमेंट पहुंच गई, सी के पास पहुंच गई तो ये डी को दे देगा। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये बी, क्योंकि ये एक इंडोर्सर है, ये ए से पैसा लेगा, कैसे, विद इंटरेस्ट, कितना, 18%। समझ में आया? सही है? कह रहा है जो अमाउंट उसने पे कर दिया तो वो इंटरेस्ट के साथ लेगा,
फ्रॉम द डेट, जिस दिन उसने पेमेंट करी होगी, टिल जब तक उसे रियलाइज होगा, है ना, देयर ऑफ टुगेदर ऑल द एक्सपेंसेस जो भी उसके हुए होंगे। आ गया ये। अब कह रहा है व्हेन द पर्सन चार्ज एंड सच एंडोसर रिजाइड एट ए डिफरेंट प्लेस। अब क्या हो रहा है, ये एंडोसर जिसने पेमेंट करी है वो कहां पे रह रहा है, किसी और प्लेस पे। द एंडोसर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सम एट ए करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू प्लेसेस। ठीक है, तो वो उस रेट ऑफ एक्सचेंज से पैसे ले लेगा जहां पे वो रिजाइड करता होगा। कह रहा है द पार्टी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन में ड्रॉ ए बिल, सुनना ध्यान से, कह रहा है जिसको कंपनसेशन देना है वो एक नया बिल दे देगी। सुनना, वो एक नया बिल दे देगी, पुराना तो डिसऑनर हो गया, अब उस सब कुछ जोड़ जाड़ के एक नया बिल घूमेगा। क्या होगा, है ना, तो वो एक नया क्या दे देगी, नया बिल दे देगी जिसमें वो सारी लाइबिलिटी शामिल होंगी जो उन्हें पे ऑफ करनी है। देखो कह रहा है द पार्टी एंटाइटल टू कंपनसेट। मेरे को इस बात पे हंसी आ रही है कि जहां से चैप्टर खत्म हुआ था, शुरू हुआ था, वहीं पे चैप्टर वापस आ गया। बिल बनाने से शुरू हुआ था और बिल बनाने पे ही हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। एक नया बिल बन रहा है जिसको हम कौन सा बिल बोल रहे हैं, जो हम लास्ट में सेटलमेंट का देंगे सारा अमाउंट जोड़ के, अकोमोडेशन बिल बोलते हैं, है ना। आइए, द पार्टी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन में ड्रॉ ए बिल अपॉन द पार्टी लाइबल टू दी कंपनसेट हिम payable at site or the demand for the payment due to him together with all the expenses properly incurred by him. Such bill must be accompanied by the instrument dishonored and the protest thereof if any. If such bill is dishonored, the party dishonoring the same is liable to make the compensation thereof in the same manner जैसे कि पुराना वाला बिल डिसऑनर हुआ था। नया बिल भी बना दिया और नए बिल को भी हमने डिसऑनर कर दिया, तो अगर उसको उसी मैनर में कंपनसेशन देना पड़ेगा जैसा हमने इस वाले सेक्शन में पढ़ा है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पढ़ लेना आप, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कंपनसेशन वाला आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि सेक्शन देख रहे हो कौन सा, ये 117, जो कि बहुत आगे का सेक्शन है। करें मैं पॉइंट, तो ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या किस तरीके से आप कंपनसेशन ले सकते हो। तो क्या आपने मार्क करा, बताओ कैसे कैसे कंपनसेशन ले सकते हैं। अमाउंट के साथ नोटिंग चार्जेस लेंगे, एक बार देख लो दोबारा से, फिर खत्म करते हैं। आप क्या करोगे, नोटिंग चार्जेस के साथ, प्रोटेस्ट के साथ, जो जो खर्चा होगा वो लोगे। ठीक है, दो प्लेसेस का एक्सचेंज रेट से आप पैसा ले सकते हो। अगर कोई इंडोर्सर है तो वो 18% चार्ज कर लेगा जितना उसने पे करा होगा खर्चे के साथ साथ, और अगर वो भी किसी दूसरे प्लेस का है तो वो भी रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से अपना पैसा लेगा। ठीक है, और लास्ट बोलता है कि अगर बिल आपका मैट नहीं हुआ तो आप एक न्यू बिल दे सकते हो। अगर फ्यूचर में वो भी डिसऑनर हो गया तो कंपनसेशन इसी सेक्शन के हिसाब से 117 के हिसाब से दे देना। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही था, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऑलमोस्ट ऑल हमारा सिलेबस खत्म हो गया है। बस एक टॉपिक बचा है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।